सिनेमा में लीगल या कोर्ट रूम ड्रामा वाली फिल्मों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिनके जरिए कई दिलचस्प कहानियां दिखाई गई हैं। अब वही परंपरा ओटीटी स्पेस में नए नए कोर्ट रूम ड्रामा के साथ आगे बढ़ रही है। गिल्टी माइंड्स को शेफाली भूषण ने डायरेक्ट किया है, जिसमें वकीलों की प्रोफेशनल लाइफ के बीच उनकी निजी जिंदगी की प्रॉब्लम्स भी दिखाई गई है। किसी भी कोर्ट रूम ड्रामा का रोमांच वकीलों के बीच होने वाली अदालती बहस और तकरार होती है। इस सीरीज के क्रिएटर और डायरेक्टर शेफाली भूषण का कहना है कि गिल्टी माइंड्स उनके 2 सफल वकीलों पर आधारित एक सीरीज से ज्यादा है, जो न्याय और अपने क्लाइंट्स के लिए लड़ते हैं। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड है। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कश्यप और दीपक को दिखाया जाता है, और वह दोनों ही लॉयर है, एक ही कॉलेज से निकले हैं, मगर दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कश्यप अपने ओहदे का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करती है, जो कि PIL वगैरह डालती रहती है। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और वहीं दीपक अपने एम्बिशन से भरा हुआ आदमी है, जो एक बड़े लॉ फर्म से जुड़ा हुआ है, जो हाई प्रोफाइल केस को लड़ता है। कई मौकों पर ये दोनों कोर्ट रूम के आमने सामने हो जाते हैं और अपने खिलाफ ही लड़ते हैं। अब अगले सीन में हम माला कुमारी नाम की एक एक्ट्रेस को देखते हैं, जो कि एक बीच पर किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं। और माला हाल ही के कुछ सालों में एक सुपरस्टार बन गई है। यहाँ पर उनकी फिल्म की शूटिंग खत्म होती है और वह अपने अपने घर जाने लगते हैं। इसके अगले सीन में हम फिल्म के पूरे क्रू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे होते हैं। साथ में वह दिव्येंदु खुराना के बारे में भी बात कर रहे होते हैं कि वह एक हब्सी आदमी है, जो कि हर किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और हाल ही में उसने चंचल नाम की एक एक्ट्रेस के साथ ऐसे ही शारीरिक संबंध बनाए हैं। ये सब सुनने के बाद माला कुमारी चुपचाप जाकर कोने में बैठ जाती है। वह अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना चाहती थी, लेकिन वह लिख नहीं पा रही थी। वह थोड़ा सा झिझक रही थी, और फिर वह हिम्मत कर लिखती है, दिव्येंदु खुराना इज अ सेक्सुअल ऑफेंडर, आई एम अ विक्टिम टू। अब अगले दिन हम कोर्ट रूम के सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम दीपक और कश्यप दोनों को एक ही केस पर काम करते हुए देखते हैं, लेकिन जज उनके इस केस को खारिज कर देता है। तब वह कोर्ट रूम से बाहर आते हैं और कुछ बातें करते हैं, जिसके बाद वह रात को एक बार में जाते हैं, जहाँ पर वह लोग कुछ केस के बारे में चर्चा किया करते हैं। और फिर उसी रात टीवी पर न्यूज चलाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि दिव्येंदु खुराना के ऊपर माला ने रेप के चार्जेस लगाए हैं, जिसके कारण बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक हाइप क्रिएट हो चुकी है और दिव्येंदु खुराना को जेल भी हो गई है। अब दिव्येंदु खुराना का केस दीपक के लॉ फर्म में आता है, जहां पर कई लोग होते हैं जो कि इस केस को लेने से साफ इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं कि अगर वह इस केस को लेंगे तो उनकी लॉ फर्म पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और वह लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। आखिर में डिसीजन ये होता है कि वह लोग दिव्येंदु खुराना का केस लेंगे और इस केस को दीपक संभालेगा। अब दीपक दिव्येंदु से मिलने के लिए जेल जाता है, जहाँ पर वह दिव्येंदु से बात करता है और उसे बताता है कि उसका केस वही लड़ने वाला है, लेकिन इस केस को एक फीमेल लॉयर लीड करेगी। दिव्येंदु उससे कहता है कि उसी को ये केस लड़ना चाहिए, तो दीपक उससे कहता है कि हमारे सामने एक फीमेल लॉयर है और वह जज की सिंपैथी जीतने की कोशिश करेगी, इसलिए अगर हमारे पास भी एक फीमेल लॉयर हो तो कड़ी टक्कर होगी। अब अगले सीन में हम माला और कश्यप को देखते हैं। दरअसल माला का केस कश्यप ही लड़ने वाली है, इसलिए कश्यप यहाँ पर माला से पूछती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, जिस पर माला उसे बताती है कि उन दिनों की बात है जब वह फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तब वह ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसी रात दिव्येंदु ने माला को अपने कमरे में बुलाया। दिव्येंदु ने माला को जब अपने कमरे में बुलाया तो तुरंत उसने दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद दिव्येंदु ने माला को पहले तो बहुत चिल्लाया, जिसके बाद वह उसके नजदीक आया और फिर देखते ही देखते दिव्येंदु ने माला के साथ वो किया जो कभी वह सोच भी नहीं सकती थी। अब आगे हमें कोर्ट रूम के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उन्हीं के फिल्म के क्रू के एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसे कश्यप ने कोर्ट में गवाह के रूप में पेश किया है। कश्यप उस लड़के से पूछती है कि आखिर उसने उस रात क्या देखा, जिस पर वह लड़का बताता है कि माया मैम जब दिव्येंदु सर के कमरे से बाहर आ रही थी तो वह रोते हुए बाहर आ रही थी। जिस पर दीपक की वकील डिफेंड करते हुए उससे पूछती है कि क्या उसने ये सब होते हुए देखा था, जिस पर वह लड़का मना कर देता है। जिस पर वह उससे कहती है कि जिस दिन माया ने एक्टिंग की थी उसने बिल्कुल भी ठीक तरह से एक्टिंग नहीं की थी, इसलिए दिव्येंदु ने उसे चिल्लाया था, इसलिए माया रो रही थी। अब अगले सीन में हम कश्यप को देखते हैं, जो कि अपने घर पर थी और वह किसी सीमा नाम की लड़की से बात कर रही थी। दरअसल सीमा एक मेकअप आर्टिस्ट है और उन दिनों जब ये कांड हुआ था तब सीमा ही माया की मेकअप आर्टिस्ट भी थी। कश्यप सीमा को कोर्ट में गवाह के रूप में पेश करना चाहती थी, लेकिन सीमा उसे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वह इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। और जब कश्यप उसे फोर्स करती है तो फिर अगले दिन सीमा को कोर्ट रूम में पेश होना ही पड़ता है। कश्यप सीमा से कहती है कि उस दिन उसने जो भी देखा वह कोर्ट रूम में बताए, तो सीमा उन्हें बताती है कि उन दिनों वह माया की मेकअप आर्टिस्ट हुआ करती थी और वह उस दिन हमेशा की तरह माया का मेकअप कर रही थी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी पीठ पर नाखून के निशान हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये जबरदस्ती किए गए हैं। जिस पर वह वकील डिफेंड करते हुए कहती है कि नाखून के निशान होने का मतलब ये नहीं है कि दिव्येंदु ने ये किए हैं, बिना DNA टेस्ट के तो ये बता ही नहीं जा सकता कि ये निशान दिव्येंदु ने ही किए थे। अब जेल में दिव्येंदु की वाइफ उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ पर दिव्येंदु अपनी वाइफ से कहता है
कि वह निष्फिक्र रहे, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब अगले दिन कटघरे में माया को पेश किया जाता है, जहाँ पर वह वकील उससे सवाल पूछती है कि जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ था तो उसने फिल्म क्यों नहीं छोड़ दी। इसका माया कोई जवाब नहीं देती और फिर वकील फिर से उससे कुछ सवाल पूछती है। वह उससे पूछती है कि आगे उसने दिव्येंदु खुराना के साथ 2 फिल्में और की है, और वह उससे ये भी कहती है कि तीसरी फिल्म के लिए भी उसे अप्रोच किया गया था, लेकिन उसने उस फिल्म के लिए मना क्यों किया। जिस पर माया उन्हें बताती है कि उसे स्क्रिप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसलिए उसने ये फिल्म कैंसिल कर दी। जिसके बाद वह वकील एक और आदमी को कटघरे में पेश करती है, और यह कोई आदमी कोई और नहीं बल्कि वही प्रोड्यूसर है जिसकी फिल्म को माया ने कैंसिल किया है। वह वकील प्रोड्यूसर से पूछती है कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, जिस पर वह प्रोड्यूसर बताता है कि माया उनसे 10 करोड़ रुपए और प्रॉफिट शेयर मांग रही थी, इसलिए उन्होंने माला को इतना सब कुछ देने से मना कर दिया था और माला ने उनकी पिक्चर कैंसिल कर दी। जिसके बाद वह वकील जज को बताती है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि माया ने ये फिल्म जब कैंसिल की थी और उसे पैसे देने से इनकार कर दिया था, उसके 12 दिन बाद ही दिव्येंदु खुराना के ऊपर उसने ये चार्ज लगा दिया था। अब कसब को भी ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं माया झूठ बोल रही है, इसलिए वह अपनी असिस्टेंट से उसकी इन्वेस्टिगेशन करने को कहती है और फिर वह जगह जगह जाकर माया और खुराना की गॉसिप के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर उसे जाकर सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि खुराना तो एकदम ठीक है, लेकिन माया के लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। जिसके बाद कसब खुद माला से ही पूछने लगती है कि वही बताए कि असल में सच्चाई क्या है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वह झूठ बोल रही है। जिस पर माया उन्हें बताती है कि उनके बीच में शारीरिक संबंध थे, लेकिन उसका रेप तो जरूर हुआ है, क्योंकि उसके साथ जब ये सब कुछ हुआ था तो उसने ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। अब अगले दिन कसब खुराना को कटघरे में पेश करती है और उससे कुछ सवालात करती है। वह उससे कहती है कि उसने कुछ रिकॉर्ड्स को चेक किए हैं, जिसमें उसे पता चला है कि एक दिन उसने माया को 2 लाख रुपए उसके बैंक में सेंड किए हैं, और वह ये जानना चाहती है कि उसने आखिर 2 लाख रुपए उसे सेंड क्यों किए हैं। तो दिव्येंदु उसे कहता है कि उसे ठीक से याद नहीं है, शायद उसे किसी चीज की जरूरत होगी, इसलिए उसने उसे 2 लाख रुपए सेंड किए हैं। जिसके बाद कसब खुराना को एक पेपर बताती है, जिस पेपर पर खुराना के साइन थे, और उससे कहती है कि क्या ये साइन आपके ही हैं, जिस पर खुराना हाँ कह देता है। तो कसब जज को बताती है कि ये साइन किसी और चीज के नहीं है बल्कि अबॉर्शन के हैं, और वह 2 लाख रुपए भी माया को उसने इसलिए दिए थे ताकि वह अबॉर्शन करवा सके। इस पर डिफेंड करते हुए दीपक की वकील उनसे कहती है कि चलो मान लिया कि उस पर उसके साइन है, इस बात से यही साबित हो जाता है कि खुराना ने उसका रेप नहीं किया है, क्योंकि अगर वह रेप करता तो वह अबॉर्शन के पेपर पर साइन नहीं करता। और अब ये केस माया की तरफ झुकता हुआ दिख रहा था, जिस पर कसब जज से कहती है कि ये भी सेक्शन 376A के तहत गुनहगार है, क्योंकि उस फिल्म के पर्सनल अथॉरिटी वही थे। अब अगले दिन दीपक की वकील माया के प्रोड्यूसर को कटघरे में पेश करती है और उससे पूछती है कि फिल्म में पर्सनल अथॉरिटी किन लोगों की होती है, जिस पर वह प्रोड्यूसर कहता है कि फिल्म का बॉस तो प्रोड्यूसर ही होता है, इसलिए ये सारी जिम्मेदारी प्रोड्यूसर की होती है। अब हाफ टाइम के बाद जज अपना डिसीजन बताने वाली थी, और यहाँ हम बाहर दिव्येंदु की वाइफ और उसे देख पाते हैं। यहाँ पर दिव्येंदु अपनी वाइफ से कहता है कि वह कुछ भी हो जाए लेकिन इनकी बातों पर भरोसा ना करे, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब जज अपना फैसला सुनाती है और कहती है कि रेप एक संगीन जुर्म है और कोई भी ठोस सबूत ना होने के कारण दिव्येंदु खुराना को कोर्ट बाइज्जत बरी करता है, और जो सबूत उनके पास है उससे ये साबित हो जाता है कि दिव्येंदु खुराना का माला के साथ शारीरिक संबंध था, इसलिए सेक्शन 370A के तहत उन्हें दोषी करार पाया जाता है और 5 साल की सजा सुनाई जाती है। अब दिव्येंदु खुराना को तो 5 साल की जेल हो चुकी थी, लेकिन इस बात से भी माला बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि जो चार्जेस उसने उसके ऊपर लगाए थे उस आधार पर दिव्येंदु को तो सजा मिली ही नहीं। जिसके बाद हम कसब और दीपक को एक बार में देखते हैं, जहाँ पर वह दोनों बहस कर रहे थे। दरअसल कसब का ये मानना था कि ये डिसीजन जज के द्वारा गलत लिया गया है। वह दीपक से कहती है कि दिव्येंदु जैसे लोग तुम्हारे जैसे लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और अपनी बातों को मनवा लेते हैं, लेकिन तभी दीपक कसब को किस कर लेता है और कसब उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है, और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म होता है। तो सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रतीक मल्होत्रा नाम के 19 साल के लड़के को, जो कि अपनी कैब का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही कैब उसके पास आती है तो वह तुरंत ही कैब में बैठ जाता है और अपने गेमिंग गूगल को पहन लेता है। जिसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद वह कैब ड्राइवर से कहता है कि उसे टॉयलेट लगी है, इसलिए वह कैब को रोकने के लिए कहता है, और जैसे ही वह कैब को रोकता है तो प्रतीक उसे खंजर से मार देता है। अब अगले सीन में हम कसब को देखते हैं, जो कि प्रतीक की प्रोफाइल चेक कर रही होती है। दरअसल कसब के पास प्रतीक का केस आ चुका था, इसलिए वह उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है। वह अपनी असिस्टेंट वंदना से कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि उसने ये जानबूझकर किया है,
क्योंकि वह सिर्फ एक 19 साल का लड़का है। इसलिए अगले ही दिन कश्यप और उसकी असिस्टेंट वंदना प्रतीक से मिलने के लिए जेल चली जाते हैं, जहां जाने के बाद वह प्रतीक को बताते हैं कि उसका केस वही लड़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर प्रतीक तो आग बबूला हो रहा था और वह उनसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। कश्यप और वंदना को प्रतीक का व्यवहार बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। अब आगे कश्यप और वंदना प्रतीक के घर जाते हैं और उसकी फैमिली वालों से मुलाकात करते हैं। यहाँ पर कश्यप प्रतीक की फैमिली वालों को बताती है कि जब वह लोग प्रतीक से मिलने के लिए जेल गए थे तो उसने बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं की थी। आखिर ये किस वजह से है? तो प्रतीक की फैमिली वाले कश्यप को बताते हैं कि ऐसा बिहेवियर वह कई दिनों से कर रहा है, इस वजह से हमें भी उसकी चिंता हो रही थी। और यहाँ पर प्रतीक के फादर एक इंसिडेंट के बारे में उन्हें बताते हैं कि जब वह लोग कहीं पर घूमने गए थे तो वहाँ पर वह कुछ सेल्फी ले रहे थे, लेकिन जब वह प्रतीक को बुलाते हैं तो वह आने से साफ इनकार कर देता है और जब वह उसे जबरदस्ती बुलाते हैं तो वह उनके फोन को नदी में फेंक देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं वंदना और कश्यप को, जो कि प्रतीक के हॉस्टल जाते हैं। उसके हॉस्टल के रूम में वह देखते हैं कि दीवार पर कई सारे गेम्स के पोस्टर लगे हुए हैं और उन्हें देखकर कश्यप और वंदना समझ जाती है कि प्रतीक एक गेम एडिक्ट था। अब वह कुछ गेम्स की वीडियोस को देखते हैं जिनमें उन्हें पता चलता है कि उन लोगों को टास्क दिया जाता है और कुछ लोगों को मारा जाता है जिससे कि उन्हें रिवार्ड मिलता है। यहाँ पर वंदना और कश्यप भी एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक आदमी को बेरहमी से मार दिया जाता है। कश्यप यहाँ पर वंदना से कहती है कि ये गेम्स बैन क्यों नहीं होते हैं, तो वंदना उससे कहती है कि ये गेम्स जो है वह इलीगल ही है, लेकिन जो क्रिएटर्स हैं उनका कोई अता पता नहीं है। अब कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर कश्यप जज से कहती है कि प्रतीक ने पहले ही कन्फेस कर चुका है कि उसने कैब ड्राइवर को मारा है, लेकिन वह होशो हवास में नहीं था। और इस बात को साबित करने के लिए वह प्रतीक से कुछ सवाल पूछती है। वह उससे पूछती है कि वह एक दिन में कितने घंटे गेम खेलता था, जिस पर प्रतीक उससे कहता है कि लगभग 4 से 5 घंटे के लिए वह गेम खेलता था। और जब वह उससे पूछती है कि वह कितने साल से गेम खेल रहा है तो वह उसे बताता है कि वह 1 साल से ये गेम खेलता आ रहा है। सबको ऐसा लग रहा था कि एक गेम की वजह से प्रतीक उस कैब ड्राइवर का कैसा मर्डर कर सकता है, और यही सवाल जब प्रतीक से पूछे जाते हैं तो प्रतीक सबको बताता है कि आखिर वह गेम कैसे खेला जाता है। गेम में प्लेयर को एक डिफिकल्ट चैलेंज चूज करना होता है जिसे वह एक गेम से शूट करते हैं। और जब कश्यप उससे पूछती है कि जो गेम में तुम चैलेंज कंप्लीट करते हो वह रियल में कंप्लीट करने होते हैं या फिर सिर्फ गेम में, ये चैलेंज रियल में कंप्लीट किए जाते हैं ना कि गेम में। यहाँ पर वकील प्रतीक से कुछ सवाल पूछता है। वह उससे पूछता है कि जो तुम गेम खेलते हो उसमें तुम्हें कुछ तो मिलता होगा या फिर तुम सिर्फ टाइम पास करते हो। तो प्रतीक उनसे कहता है कि उन्हें फिसाई को हराना था, जो कि फिनिशर गेम का बादशाह माना जाता है, और साथ ही जो गेम कंप्लीट करता है उन्हें $1,00,000 मिलता है। अब आगे कश्यप और वंदना तनीषा नाम की एक लड़की से मिलती है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि तनीषा भी एक गेम एडिक्ट रह चुकी है। दरअसल वह ब्लू हेल गेम खेला करती थी और उसने कई बार खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की है। यहाँ पर तनीषा उन्हें ये कहानी सुनाते वक्त बहुत ज्यादा रो भी रही थी, क्योंकि उसे पता है कि इस गेम ने उसे बहुत चोटें दी हैं। अब आगे हम वंदना के घर के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर वह गेम गॉगल को पहनती है, और जैसे ही वह पहनती है तो उसे सब कुछ ग्राफिकल फॉर्मेट में नजर आने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वह गेम के अंदर ही पहुंच गई हो, और जैसे ही वह उस चश्मे को उतारती है तो अचानक से उसे करंट सा लगता है। अब आगे हम कोर्ट के सीन को देखते हैं। यहाँ पर हम कश्यप के हाथ में उसी गेम गूगल को देख पाते हैं जिसे कि उस रात वंदना ने भी पहना था। यहाँ पर वह जज को बताती है कि इसी गेम गूगल की वजह से प्रतीक ने उसकी जान ली, इसलिए वह जज को भी इस गेम गूगल को पहनने को कहती है। और जब जज भी इस गेम गूगल को पहनते हैं तो उन्हें भी सारी चीजें ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखने लगती है। यहाँ पर कश्यप उन्हें बताती है कि इसी गेम गूगल की वजह से उसने कैब ड्राइवर की जान ली। जब वह लोग इस गेम गूगल को पहनते हैं तो उनका रियल लाइफ से कांटेक्ट टूट जाता है और वह गेम की दुनिया में पहुंच जाते हैं। कश्यप जज से कहती है कि प्रतीक सिर्फ 19 साल का एक लड़का है, जिसे इतनी तो समझ है कि किसी इंसान का कत्ल करने पर उन्हें सजा मिलती है, और वह कैब ड्राइवर कोई उसका दुश्मन नहीं था। ये सब कुछ उस गेम गूगल ने करवाया है। अब यहाँ पर वकील भी अपनी कुछ बातें रखता है और वह जज साहब को बताता है कि कश्यप जी कह रहे हैं कि प्रतीक होशो हवास में नहीं था, इसलिए वह जज साहब को प्रतीक की मेडिकल रिपोर्ट देता है जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि प्रतीक को कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर वह वकील प्रतीक से कुछ मैथ्स के सवाल भी पूछता है जिनके आंसर प्रतीक एकदम सही दे देता है, जिससे ये भी साबित हो जाता है कि उसकी मेडिकल कंडीशन एकदम ठीक थी। वकील जज साहब से कहता है कि वह उसे सेक्शन 84 के तहत नहीं छोड़ सकते। कल को कोई इंसान भी नशा कर आ सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है और वह यहाँ पर आकर कह सकता है कि 84 सेक्शन के तहत उन्हें छोड़ दो। अब आगे कश्यप उस पुलिस वाले को कटघरे में बुलाती है जिसने की प्रतीक को अरेस्ट किया था। यहाँ पर वह उस पुलिस वाले से कुछ सवाल पूछती है। वह उससे पूछती है कि उन्होंने प्रतीक को मर्डर होने की कितनी देर बाद अरेस्ट कर लिया था, जिसके जवाब में पुलिस वाला बताता है कि उन्होंने उस कैब ड्राइवर की मौत हो जाने के आधे घंटे बाद ही प्रतीक को अरेस्ट कर लिया था।
जिस पर कसब उनसे पूछती है कि क्या उसके हाथ में कोई हथियार था या फिर उसने कभी भागने की कोशिश की, जिस पर वह पुलिस वाला कहता है कि नहीं, वह अपने हॉस्टल में था और वह अपने कमरे में बैठकर सॉन्ग सुन रहा था। तो यहाँ पर कसब जज साहब से कहती है कि प्रतीक होशो हवास में नहीं था, इसलिए उसने भागने की कोशिश ही नहीं की, वह रियल लाइफ में था ही नहीं, वह तो गेम की दुनिया में था। अब आगे वह वकील जज साहब को एक खंजर बताता है और वह प्रतीक से पूछता है कि ये खंजर उसका है, जिस पर प्रतीक हाँ में जवाब देता है। जिस पर वह वकील प्रतीक से पूछता है कि ये उसने कहाँ से खरीदा, तो प्रतीक उन्हें बताता है कि ये उसने दिल्ली के चांदनी चौक से खरीदा है। साथ में वह वकील जज साहब को ये भी बताता है कि प्रतीक ने 72 घंटे पहले ही उस चैलेंज को सेट कर दिया था और 48 घंटे पहले उसने ये इस खंजर को खरीदा। मतलब जिस इंसान की 3 दिन पहले से ही इस मर्डर की प्लानिंग चल रही हो, उस इंसान को हम कैसे कह सकते हैं कि वह होशो हवास में नहीं था। तो यहाँ पर कसब जज साहब को बोलती है कि WHO के अनुसार गेम खेलना एक फिजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें अगर कोई भी इंसान साल भर 1-2 घंटे डेली गेम खेले तो वह गेम एडिक्ट माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे केस में तो प्रतीक साल भर से गेम खेल रहा है और वह 1-2 घंटे गेम नहीं खेलता है, बल्कि वह तो 4-5 घंटे रेगुलर गेम खेलता है। वह जज साहब से कहती है कि वह गेम एडिक्ट था, इसलिए सेक्शन 84 के तहत उसे रिहा कर दिया जाए। अब जज साहब अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि प्रतीक अपने होशो हवास में था, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि जो वो कर रहा है वह इतना संगीन जुर्म है और वह रियल है। इसलिए जज साहब प्रतीक को 14 साल की सजा सुनाता है। और इस डिसीजन को सुनने के बाद प्रतीक के घर वाले पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि जब प्रतीक गेम खेलता था तो उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है। इसलिए गेम को खेलो, लेकिन लिमिट में खेलो, और ये बात हमेशा याद रखना कि गेम वाली लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आड़ेगांव नाम का एक गांव दिखाया जाता है, जहां पर सूखे की समस्या है। लोग वहां पर पानी के लिए तरस रहे हैं। उनके पास पानी का आसरा सिर्फ एक कुआं ही है। यहाँ पर एक औरत देखती है कि उसका बच्चा आजू बाजू कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, और जब कुएं का पानी लाल होने लगता है तो उन्हें पता चलता है कि उसका बच्चा कुएं में गिर चुका है, जिससे वह औरत बहुत रोती है। आगे आड़ेगांव में ही टेस्टी कोला प्राइवेट लिमिटेड दिखाया जाता है, जहाँ पर टेस्टी कोला नाम की कोल्ड ड्रिंक्स बनती है, और उसी के सामने गांव की एक भीड़ इकट्ठी होती है। वह लोग उस प्लांट का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसी की वजह से उनके गांव में सूखा पड़ा है। आगे उन्हीं में से एक आदमी गोबर को उठाता है और उनके पोस्टर में दे मारता है, जिससे कि पुलिस को गुस्सा आ जाता है और वह उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं। और इस लाठीचार्ज के दौरान ही एक बंदूक चलती है और हमें पता चलता है कि उन गांव वालों में से एक आदमी की जान चली गई है। आगे हम माधव नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि आड़ेगांव से ही था। वह यहाँ पर कसब के पास आता है और उन्हें इस केस के बारे में बताता है, क्योंकि कसब इस केस को लड़ने वाली थी। वह कसब को बताता है कि टेस्टी कोला प्लांट के कारण उनके गाँव में सूखा पड़ गया है और कई सारे लोगों की जानें भी जा रही है। अब अगले सीन में हम देखते हैं दीपक को, जो की कोर्ट जा रहा था। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है और वह उसे टेस्टी कोला कंपनी के बारे में बताता है। वह उससे कहता है कि ये कंपनी उसके फादर के रिलेटिव वाले की है और वह चाहते हैं कि ये केस दीपक लड़े। और जब दीपक को पता चलता है कि ये केस जालन डिस्ट्रिक्ट में लड़ा जाना है, तो वह साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वह बहुत दूर था। लेकिन शुभांगी के कहने पर वह अभिजीत की बात को मान जाता है और जालन डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम दीपक को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वहाँ पर उसके पास एक औरत आती है और वह उस औरत से काजी मोहम्मद नाम के एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कुछ बातें बताता है। वह उससे कहता है कि एक दिन जब उन्हें कोई फैसला सुनाना था, तो उन्होंने अपने रिलेटिव को बचाने के लिए जांच को मंजूरी नहीं दी थी, और इसी जांच के दौरान उन्हें पता चला था कि काजी मोहम्मद की एक रिकॉर्डिंग भी है और इस रिकॉर्डिंग की सीडी उन्हें चाहिए। इसलिए वह उस औरत से उस सीडी का पता लगाने को कहता है। और काजी मोहम्मद आदमी कोई और नहीं बल्कि कसब के पापा हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। अब आगे हम सुब्रत को देखते हैं, जो कि ऑफिस में आ रहा था। तभी वह उस औरत को जाते हुए देखता है और वह समझ जाता है कि ये औरत दीपक से मिलने के लिए आई थी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुब्रत जो है वह दीपक का बहुत ही पक्का दुश्मन है। अब आगे हम देखते हैं कि वंदना और कसब आड़ेगांव पहुंच जाते हैं, जहां पर माधव उन्हें पिकअप करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दीपक को दिखाया जाता है, जहां पर उसके सारे क्रू मेंबर के साथ वह आड़ेगांव आ रहा था। उस कार में नवीन नाम का एक आदमी भी बैठा हुआ था और यही टेस्टी कोला का मालिक है। अब माधव कसब और वंदना को लेकर गाँव में निकल जाता है और उन्हें बताता है कि गाँव में पानी की कितनी समस्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पर नल तो बहुत दिनों से नहीं चले हैं। लोगों को एक मटका पानी लाने के लिए 4-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। यहाँ पर तो एक आदमी ने 3 शादियां करके रखी है ताकि उनकी एक ही बीबी पानी ला ला के परेशान ना हो। अब अगले दिन कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दीपक टेस्टी कोला का केस लड़ रहा था। यहाँ पर वह जज को बताता है कि समर का टाइम है और डिमांड काफी बढ़ गई है और हमारी कंपनी तो बंद पड़ी है, जिससे हमें 22 लाख रुपए का नुकसान डेली हो रहा है। तो यहाँ पर कसब कहती है कि इस प्रॉफिट के चक्कर में आप ये भूल गए हैं कि गाँव के कई सारे लोगों की सूखे के कारण जान चली गई है।
आपको प्रॉफिट जरूरी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जान जरूरी है। कसब जज को बताती है कि टेस्टी कोला कंपनी में 6 लाख कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें रोज बनती है, जिसमें 22 लाख लीटर पानी रोजाना खर्च होता है, और वो भी ऐसे इलाके में जहाँ पर पानी की किल्लत है, जहाँ पर लोग एक एक बूंद के लिए तड़प रहे हैं। तो दीपक जज साहब से कहता है कि वह लोग कितना भी पानी यूज कर ले, क्योंकि वह तो लिमिट में ही पानी यूज कर रहे हैं, उन्हें सरकार ने ही ये परमिशन दी है। अब उसी रात हम माधव, कसब और वंदना को देख पाते हैं, जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे थे। यहाँ पर माधव उन्हें बताता है कि उसके फादर खेती किया करते थे, लेकिन एक दिन टेस्टी कोला कंपनी वाले यहाँ पर आए और उन्होंने उनकी जमीन ले ली। बदले में उन लोगों ने 2 लाख रुपए उन्हें दिए। अब उसके फादर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह 2 लाख रुपए का करे भी तो क्या करे, जिसके बदले में कुछ दिनों तो उन्होंने मजदूरी की, जिसके बाद उन्होंने दारू पीना शुरू कर दिया, जिसके बाद तो वह कर्जे में ही जाते गए और एक दिन कुएं में डूबकर उन्होंने खुद की जान ले ली। अब यहाँ पर वंदना टेस्टी कोला कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन देख रही थी। वह माधव से पूछती है कि टेस्टी कोला कंपनी में आखिर कितने बोरवेल्स है। तो यहाँ पर माधव उसे बताता है कि टेस्टी कोला कंपनी में 6 बोरवेल है, जिस पर वंदना उससे कहती है कि 6 बोरवेल से 22 लाख लीटर पानी खींचना तो नामुमकिन है। इसलिए अगले दिन कोर्ट में कसब यही मुद्दा उठाती है और जज साहब से कहती है कि टेस्टी कोला कंपनी में 6 बोरवेल्स है और उनसे 22 लाख लीटर पानी खींचना नामुमकिन है। इसलिए वह चाहती है कि वह लोग वहाँ की जांच करें, जिसमें वह भी शामिल होगी। इसलिए वह लोग टेस्टी कोला कंपनी जाती है और वहाँ पर वह सभी चीजें चेक करती है। वहाँ पर उन्हें 6 बोरवेल ही दिखते हैं और यहाँ पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लोग 6 बोरवेल से 22 लाख लीटर पानी कैसे खींच सकते हैं। यहाँ पर वह माधव से कहती है कि उन्हें ऐसे आदमी की तलाश है जो कि टेस्टी कोला कंपनी में पहले काम कर चुका हो और जो कि यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे सके। तो यहाँ पर माधव उन्हें केदार नाम के आदमी के बारे में बताता है, जो कि अब गांव में नहीं रहता है, वह अब दूसरे गांव में रहने लगा है। इसलिए वह उसके पास जाते हैं और अगले ही दिन उसे कोर्ट में खड़ा कर देते हैं, जिसके बाद कसब उससे कुछ सवाल पूछती है। वह उससे पूछती है कि टेस्टी कोला कंपनी में आखिर कितने बोरवेल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर केदार उन्हें बताता है कि 6 बोरवेल की, और 10 बोरवेल वो भी जो कि पैनल में छिपे हुए हैं। वह कसब को बताता है कि उन 10 बोरवेल की सिक्योरिटी गार्ड की पूरी नजर रहती है और वह उन्हीं की निगरानी किया करते हैं। ये बात सुनने के बाद दीपक भड़क उठता है और वह नवीन से कहता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई, जिस पर नवीन उससे कहता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि ये बात बहुत ही नॉर्मल है, इसलिए उसने ये बात उसे नहीं बताई। अगले सीन में हम देखते हैं कि कसब और वंदना अपने घर पर कुछ काम कर रही होती है। तभी अचानक बाहर से कोई उनकी घर की तरफ पत्थर फेंकता है, जिससे वहां का कांच टूट जाता है और वह तुरंत ही जब उस आदमी को पकड़ने के लिए जाते हैं तो वह आदमी उनसे कहता है कि तुम लोग बहुत ही गलत कर रही हो, क्योंकि जिस टेस्टी कोला को तुम बंद करवाना चाहती हो उसमें गांव के कई सारे लोग जॉब करते हैं और उसी के कारण उनका घर चलता है। जिस टेस्टी कोला को तुम फ्रॉड समझ रही हो उसी के कारण यहाँ पर हॉस्पिटल बन पाया है, यहाँ पर डॉक्टर आते हैं, यहाँ पर स्कूल बना है, हमारा गांव डेवलप हो रहा है। और उसी रात हम दीपक और शुभांगी को भी देख पाते हैं, जो कि आपस में काफी क्लोज आ चुके थे। अब अगले दिन कोर्ट में फिर से दीपक जज से कहता है कि हमारी टेस्टी कोला कंपनी पेनाल्टी भरने के लिए रेडी है, लेकिन हमारी ही कंपनी क्यों? यहाँ पर कई सारे किसान ऐसे भी हैं जो कि जरूरत से ज्यादा पानी खींच रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें कोई पेनाल्टी नहीं दी जाती और साथ में उनका तो बिल भी माफ होता है। तो कसब जज से कहती है कि ये केस टेस्टी कोला कंपनी के बारे में है, जो कि जरूरत से ज्यादा पानी खींच रही है, ना कि किसानों के बारे में। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसे दीपक ने कटघरे में पेश किया था, जो कि कृषि का एक अधिकारी है। वह उनसे पूछता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है। तो वह आदमी दीपक को बताता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है। साथ में दीपक जज साहब से ये भी कहता है कि गन्ने की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें सबसे ज्यादा पानी यूज होता है। दीपक जज से कहता है कि क्या प्लांट को बंद कर देने से रातों रात सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी? नहीं, बल्कि यहाँ पर समस्याएं बिगड़ जाएंगी, क्योंकि प्लांट बंद हो जाने के कारण यहाँ के लोगों की नौकरी चली जाएगी, गांव के हॉस्पिटल, स्कूल, सारी चीजें बंद हो जाएंगी जो कि प्लांट चला रहा था। अब ऐसे में एक गलती सुधारने की बजाय अगर हम पूरे डेवलपमेंट को खतरे में डालेंगे तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। अब जज फैसला सुनाती है और कहती है कि टेस्टी कोला कंपनी ने अपनी गलती मानी और उन्होंने एक एफिडेविट भी उन्हें दिया। और अब बात है डेवलपमेंट की, तो अगर टेस्टी कोला कंपनी को बंद किया जाता है तो यहाँ के सारे लोगों की नौकरी तो जाएगी और डेवलपमेंट भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर कसब जी को लगता है कि ये गलती वह दोबारा कर रहे हैं तो वह कोर्ट फिर से आ सकती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कसब फिर से केस हार चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं सुब्रत और रिया को, जो कि टॉकीज में पिक्चर देख रहे होते हैं। यहाँ पर सुब्रत रिया से कहता है कि उसे वो सीडी मिल गई है जो कि दीपक को मिलने वाली थी और उसे अब वो सबूत भी लग जाएगा। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लता नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि स्पार्मा लिमिटेड में सीटीओ और फाउंडिंग मेंबर है। तभी उसके पास एक मेल आता है और उसे पता चलता है कि उसे स्पार्मा लिमिटेड से निकाल दिया गया है। और जब ये बात उसे पता चलती है तो वह तुरंत ही
भी अपने बॉस रघु के पास जाती है और उन्हें इस बारे में बताती है। तो रघु उसे बताता है कि हाल ही में एक मीटिंग हुई थी जिसमें चैरिटी वोटिंग कराई और इसमें डिसीजन लिया गया है कि लता को इस कंपनी से निकाल दिया जाए क्योंकि उसका बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बात सुनने के बाद लता पूरी तरह से बौखला जाती है और फिर तुरंत ही कश्यप और वंदना के पास पहुंचती है। उन्हें वह अपना केस समझाती है। लता कश्यप से कहती है कि वह स्पार्मा लिमिटेड में कम से कम 5 सालों से काम कर रही है और वह काम ईमानदारी से करती है। आज स्पार्मा लिमिटेड इस मकाम पे पहुंचा है तो सिर्फ उसी की बदौलत है, लेकिन उन लोगों ने उस पर चार्जेस लगाए हैं कि उसका बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं रवीश कुमार नाम के एक वकील को, जिसके पास स्पार्मा कंपनी का CEO और उसका पार्टनर आता है। यहाँ पर रवीश कुमार को वह समझाते हैं कि लता जी का दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह लोगों से एग्रेसिव होकर बात करती है और हमेशा लोगों को चिल्लाती रहती है, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता। इसलिए वह रवीश कुमार से कहते हैं कि उन्हें ये केस जल्द से जल्द खत्म करना है। तो रवीश कुमार उनसे कहता है कि 2 दिन में ये केस वह खत्म कर देगा। अब अगले सीन में हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर रवीश और कश्यप दोनों ही मौजूद थे। यहाँ पर रवीश जज साहब से कहता है कि पिछले 1 साल में लता जी सिर्फ 30 दिन ही टाइम पर कंपनी आई हैं, बाकी तो वह टाइम पर आती ही नहीं है। तो कश्यप जज से कहती है कि लता जी कंपनी की CTO और फाउंडिंग मेंबर थी, इसलिए उनका इतना तो हक बनता है कि वह थोड़ा लेट आए। अब रवीश स्पार्मा कंपनी में ही काम करने वाली सीमा नाम की लड़की को कटघरे में बुलाता है और उनसे लता जी के बारे में पूछता है। तो सीमा उन्हें बताती है कि लता जी छोटी से छोटी गलती के लिए उन्हें बहुत चिल्लाया करती थी। एक बार उससे एक छोटी सी गलती हो गई थी जिससे उन्होंने उसे बहुत चिल्लाया था। अब आगे हम दीपक को देखते हैं, जो कि अपने गाँव में होता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे तुरंत ही न्यूज देखने को कहा जाता है, जिसके बाद दीपक जैसे ही टीवी चालू करता है तो उसे पता चलता है कि जस्टिस काजे का पर्दाफाश हो चुका है, जिसमें न्यूज वाले एक रिकॉर्डिंग सुना रहे होते हैं जिसमें जस्टिस काजे ने अपने बेटे को बचाने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ ऑफिसरों से बात की और उनसे इस इन्वेस्टिगेशन को रोकने को कहा। पब्लिक को इस केस के बारे में पहले भी अफवाह थी, लेकिन उन्हें ठीक से नहीं मालूम था। लेकिन अब जब ये सबूत टीवी पर दिखाया जा रहा है तो सभी को ये विश्वास हो जाता है कि मोहम्मद काजी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये कहा कि वह इन्वेस्टिगेशन रोक दे। और ये न्यूज कश्यप भी देख रही होती है और वह भी इस न्यूज को देखकर दंग रह जाती है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि दीपक के पास कश्यप आती है और कश्यप यहाँ पर उस सीडी के बारे में पूछती है जो सीडी न्यूज पर चलाई गई थी। उस सीडी में काजी और उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिकॉर्डिंग थी। यहाँ पर दीपक उससे साफ इनकार कर देता है कि उस सीडी के बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम है, जबकि ये सीडी तो दीपक के पास ही थी जिसे सुब्रत ने उसके केबिन से चुरा ली थी और जाकर रिया को दे दी। रिया एक जर्नलिस्ट है, इसलिए उसने ये न्यूज टीवी पर चला दी, क्योंकि रिया और सुब्रत तो रिलेशनशिप में है और साथ में दीपक सुब्रत का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए दीपक अगले ही दिन रिया और सुब्रत के पास जाता है। जब वहाँ पर वह स्कॉच खेल रहे होते हैं, यहाँ पर वह सुब्रत के पास जाता है और रिया से कहता है कि उसे ये सीडी कहाँ से मिली, लेकिन रिया बात घुमाने लगती है, जबकि दीपक को तो बहुत अच्छे से मालूम है कि ये सीडी सुब्रत ने ही चुराई थी। इसलिए दीपक सुब्रत से कहता है कि अगली बार उसके रास्ते में अगर उसने टांग अड़ाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कश्यप और उसके भाई को। यहाँ पर कश्यप और हसन उसी सीडी के बारे में बात कर रहे होते हैं। कश्यप हसन से पूछती है कि पब्लिक के हाथ में ये सीडी कैसे लगी, तो हसन उससे कहता है कि ये सीडी एकदम नकली है, क्योंकि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। और हसन वही लड़का है जिसे बचाने के लिए काजी ने इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया था, ऐसा लोगों का मानना है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ लता कश्यप और वंदना को उस केस के संबंधित कुछ चीजें बता रही होती है। साथ में वह उन्हें ये भी बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका पति नहीं है और ना ही फिजिकल होकर वह प्रेग्नेंट हुई है, जबकि उसने तो किसी और के स्पर्म को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया है। वह कहती है कि पब्लिक उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन वह ये करना चाहती है क्योंकि ये हमारा पूरा हक है। सोसाइटी वाले, समाज क्या कहते हैं, उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब अगले दिन कश्यप एक ऑडियो मिक्सर वाले के पास जाती है और उसे ये रिकॉर्डिंग सुनाती है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वह ऑडियो मिक्सर वाला उससे कहता है कि इसमें तो कई सारे कट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो रिकॉर्डिंग है उसे जोड़ा गया है, ये रिकॉर्डिंग नहीं है। तो कश्यप उससे पूछती है कि अगर कोई इसे सबूत के रूप में पेश करना चाहता हो तो क्या वह कर सकता है, तो वह ऑडियो मिक्सर वाला उससे कहता है कि बिल्कुल कर सकता है। अब अगले सीन में हम लता और उसकी माँ को देखते हैं, जो कि बेगूसराय में रहती है। जब उसे इस बात का पता चला है कि लता प्रेग्नेंट है और वह किसी का भी लड़का नहीं है बल्कि वह खुद का ही लड़का है, ये बात सुनने के बाद उसकी माँ उसे बहुत चिल्लाती है। अब अगली सुबह में हम शुभांगी और सुब्रत को देखते हैं, जो कि जॉगिंग करने के लिए घर से निकले थे। यहाँ पर वह बीच रास्ते में बातें करने लगते हैं, क्योंकि शुभांगी को पता चला है कि उसने दीपक के कमरे से उस सीडी को चुराया है और ये गलत है। इसलिए वह उससे कहने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया,
लेकिन सुब्रत उससे कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब बिहार के अखबार में ये पता चलता है कि बेगूसराय की लता झा अब बनेगी अनबिहाई मां, और ये न्यूज अखबार में जिसने छपवाया है वह कोई और नहीं बल्कि लता के फादर नहीं है, जो कि बेगूसराय में ही रहते हैं। अब यहाँ पर वंदना रघु के सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल चेक कर रही होती है। वह यहाँ पर उसके कुछ दोस्तों को देखती है जिनके साथ वह काफी घुला मिला हुआ था। वह यहाँ पर अपने दोस्त के साथ डेली ड्रिंक करने की पोस्ट डाला करता था, और जब वंदना उस आदमी के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे पता चलता है कि इस फार्मा कंपनी के बंद हो जाने से सबसे ज्यादा फायदा उसे ही होगा, इसलिए वह अगले ही दिन उसे कटघरे में पेश करने के लिए बुला लेती है। यहाँ पर वह उसे कुछ पैसे भी खिला देती है, और जब उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो वह एकदम मुकर जाता है। वह कहता है कि लता जी की ही गलती है और उनका बिहेवियर काफी ज्यादा खराब है, इसलिए उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था। और ये सारी चीजें सुनने के बाद वंदना तो शॉक्ड ही रह जाती है। यहाँ पर कसब को बुखार था, इसलिए वंदना लता जी का केस लड़ रही थी। अब अगले दिन वंदना कंपनी के एक और आदमी को कटघरे में बुलाती है कि ऐसा क्यों है कि कंपनी में सिर्फ सिंगल औरतों को ही काम पर रखा जाता है, शादीशुदा औरतों को क्यों नहीं रखा जाता। इसका वह कोई जवाब नहीं देता, जिस पर वंदना उनसे कहती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर वह उन्हें जॉब पर रखेंगे तो उन्हें छुट्टियां देनी पड़ेगी। और ये बात उन लोगों को भी पता चल गई थी कि लता प्रेग्नेंट है, इसलिए उन्होंने उसे जॉब से ही निकाल दिया। अब आगे हम खन्ना फार्म लॉ को देख पाते हैं, जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे। यहाँ पर सभी लोग दीपक से सवाल पूछते हैं कि आखिर उसे उस सीडी की क्या जरूरत थी। तो दीपक उनसे कहता है कि वह तेजिंदर भल्ला के ऊपर केस स्टडी कर रहा है, और डिसीजन जो सुनाने वाले हैं वह जज कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद काजी ही हैं। इसलिए उस सीडी में वह देखना चाहता था कि आखिर उस सीडी में ऐसा है क्या। तब वे लोग पूछते हैं कि वो सीडी रिया तक कैसे पहुंची। तो यहाँ पर शुभांगी उन्हें बताती है कि ये सीडी सुब्रत ने उसे दी, क्योंकि सुब्रत ने उस सीडी को दीपक के केबिन से चुराया और जाकर रिया को दे दी। रिया ने उस न्यूज को टीवी पर चला दी और चैनल की टीआरपी कमा ली। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद खन्ना साहब चिल्ला उठते हैं और दीपक और सुब्रत से कहते हैं कि अपनी ये दुश्मनी को संभाल लो, क्योंकि अगर वह सुधारने लगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लता केस जीत जाती है और वह कसब और वंदना के पास आती है और उन्हें थैंक यू कहती है। अब रात को हम कसब को देखते हैं, जो कि काजी मोहम्मद और उस इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। तभी वहां पर उनका नौकर आता है। यहाँ पर वह नौकर उसे कॉफी देने के लिए आया था, लेकिन जब वह सुनता है कि ये रिकॉर्डिंग तो उसने कहीं सुनी है, इसलिए वह उसे एक बार फिर से चलाने को कहता है। और जब वह फिर से सुनता है तो वह उससे कहता है कि ये तो उन्होंने एक फंक्शन में कहा था और ये उसने बहुत ही अच्छे से सुना भी था। तब कसब इंटरनेट से उसी दिन की वीडियो को निकालती है और उस वीडियो को सुनती है, जिसमें कसब को पता चलता है कि काजी ने जो रिकॉर्डिंग में कहा था वही सेम टू सेम उसने उस फंक्शन में भी कहा था। और ये सब चीजें देखने के बाद कसब समझ जाती है कि किसी ने उनकी इस रिकॉर्डिंग को बनाया है। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। 5th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जोएल पिंटो नाम के एक लड़के को, जो कि म्यूजिक बनाने में एक्सपर्ट है और उसने हाल ही में एक एल्गोरिथम से एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे वह आसानी से किसी भी तरह का म्यूजिक बना सकता है। और उसी के पास इस वक्त एक फिल्म का डायरेक्टर आया है। उसकी फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन उसका फिल्म का म्यूजिक अभी तक तैयार नहीं हुआ है, इसलिए एक सॉन्ग बनवाने के लिए वह डायरेक्टर पिंटो के पास आया है। अगले सीन में हम देखते हैं अनवर सलीम नाम के एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर को, और यहाँ पर वह अपनी एक फीमेल सिंगर से एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवा रहा है। वह कुछ गलतियां करती रहती है, इसलिए अनवर उसे कुछ चीजें बता रहा होता है, क्योंकि उन्हें 25 सालों से इस चीज का एक्सपीरियंस है। एक तरफ तो अनवर बड़ी ही मेहनत से इस म्यूजिक और सॉन्ग को तैयार करता है, लेकिन दूसरी तरफ पिंटो को इस तरह के म्यूजिक बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, क्योंकि उसके पास जो आलाप सॉफ्टवेयर है उस सॉन्ग में रिक्वायरमेंट्स डालने के बाद सॉन्ग पूरी तरह से तैयार हो जाता है और फिल्म का डायरेक्टर पूरी तरह से खुश हो जाता है। लेकिन जब ये बात अनवर को पता चलती है कि उनका म्यूजिक किसी ने चुरा लिया है, तो ये बात सुनने के बाद अनवर तो पूरी तरह से बुखला ही जाता है। आलाप सॉफ्टवेयर ने सिर्फ अनवर का ही नहीं बल्कि कई सारे म्यूजिक डायरेक्टरों के म्यूजिक को कॉपी किया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कसब के पूरे परिवार को, जो कि खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर वह काजी के पास आती है और कहती है कि उसे पता चल चुका है कि वह रिकॉर्डिंग नकली थी और जल्दी वह ये बात सबके सामने भी बता देगी। अब कसब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है, जहां पर वह सारे रिपोर्टरों को बुलाती है और उन्हें बताती है कि काजी मोहम्मद और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डायरेक्टर के बीच जो बात हुई थी वह एकदम नकली थी, वह रिकॉर्डिंग भी एकदम नकली थी। उस रिकॉर्डिंग को कट करके बनाया गया था और जोड़कर एक रिकॉर्डिंग बनाई गई थी जो कि एकदम नकली है, जिसका सबूत भी वह उन्हें बताती है। अब ये न्यूज देखने के बाद काजी अपने बेटे हसन को बुलाता है और उससे कहता है कि जो बात उसकी दीदी बोल रही है वह एकदम गलत है, क्योंकि उसे ये नहीं मालूम है कि हसन को बचाने के लिए उसने सचमुच ही इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डायरेक्टर से बात की थी
और उनसे इन्वेस्टिगेशन ना करने को भी बोला था। वो तुम्हारी बड़ी बहन है, इसलिए उसे ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए वह उसे बताने को कहता है। तो हसन उनसे कहता है कि अगर उसने ये सारी बातें कसब को बताई तो वह मुझसे तो बात कभी नहीं करेगी, पर उसका आप से भरोसा उठ जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वंदना और नंदू के घर पर बिन बताए उसकी माँ आ जाती है। यहाँ पर वह दोनों बात करते हैं कि नंदू की माँ बिन बताए यहाँ पर क्यों आ गई है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वंदना और नंदू लेस्बियन है और वह दोनों रिलेशनशिप में है। अब आगे हम देखते हैं कि उन्हीं म्यूजिक डायरेक्टरों के केस के कारण कसब और दीपक मुंबई जा रहे हैं। वह एक फ्लाइट में थे और यहाँ पर वह दोनों कुछ बातें भी कर रहे होते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि दीपक को फ्लाइट में उल्टियाँ होती है। यहाँ दीपक पिंटो की पार्टी का केस लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अनवर सलीम का केस लड़ रही थी हमारी कसब। पिंटो दीपक को बताता है कि उसने एक एल्गोरिथम से एक ऐप बनाया है जिसका नाम आलाप है और उसी आलाप ऐप से उसने एक म्यूजिक भी बनाया है, लेकिन उस म्यूजिक बनाने के कारण उनके ऊपर केस हो चुका है। यहाँ दूसरी तरफ कसब अनवर सलीम से मिलने के लिए आती है और उनसे केस समझती है। यहाँ अनवर सलीम कसब को बताता है कि उन्होंने कई सालों की मेहनत करके इस मकाम पर पहुंचे हैं और कई महीनों की मेहनत करने के बाद उनसे एक म्यूजिक बन पाता है और ये लोग बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के उस म्यूजिक को कॉपी कर लेते हैं और कहते हैं कि कॉपीराइट मत दो। अब आगे हम देखते हैं कोर्ट के सीन को, जहां पर कसब और दीपक फिर से आमने सामने थे और जब जज पिंटो से पूछता है कि ये आखिर आलाप है क्या, तो पिंटो उन्हें बताता है कि आलाप एक तरह का एल्गोरिथम है या फिर इसे एक सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं जो कि म्यूजिक बनाता है और बहुत ही आसानी से ये म्यूजिक बना देता है। आलाप लाखों तरह के म्यूजिक को स्कैन करता है और जो रिक्वायरमेंट्स हमने हमारे आलाप सॉफ्टवेयर में डाली है उस तरीके से वह म्यूजिक को सिलेक्ट करता है और सॉन्ग को बहुत ही आसानी से बना लेता है। लेकिन वह पूरे म्यूजिक को कॉपी नहीं करता, बल्कि वह तो सॉन्ग के और म्यूजिक के छोटे छोटे कट को कॉपी करता है और उनसे म्यूजिक बनाता है। तो यहाँ पर कसब जज से कहती है कि ये बात तो पिंटो ने ही साबित कर दी है कि उसने ये म्यूजिक को कॉपी किया है, भले ही उसने 2 या फिर 4 सेकंड या फिर 10 सेकंड का कॉपी किया हो, लेकिन उसने कॉपी किया है और ये हमारे अंडर सेक्शन 51 के तहत एक जुर्म है। अब अगले सीन में हम देखते हैं वंदना और नंदू के घर पर, जहां पर नंदू की माँ उसे कुछ लड़कों की फोटोज बता रही थी। दरअसल वह उसकी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा था और उन्हें तो ये बात भी नहीं मालूम है कि उन्हें लड़का नहीं बल्कि लड़की पसंद है। अब अगले दिन के कोर्ट के सीन में हम देखते हैं कि दीपक कटघरे में अनवर सलीम को बुलाता है और उनसे पूछता है कि क्या आपके ऊपर कभी भी कोई आरोप लगा है कि आपने किसी का म्यूजिक को कॉपी किया हो। तो अनवर सलीम उनसे कहता है कि उसने आज तक कभी भी किसी के भी म्यूजिक को कॉपी नहीं किया है, जिस पर दीपक उनसे कहता है कि 2006 में उसके ऊपर आरोप लगे थे कि उसने किसी म्यूजिक डायरेक्टर के म्यूजिक को कॉपी किया था। तो अनवर सलीम कहता है कि ये सारी अफवाह थी, उसके ऊपर किसी भी तरह के ऐसे चार्जेस नहीं लगे हैं। अब उसी रात कसब और दीपक डिनर के लिए बाहर जाते हैं और वहां जाकर वह कॉलेज लाइफ की अपनी बातें कर रहे होते हैं कि वह लोग किस तरह से अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। अगले दिन कोर्ट के सीन में कसब जज से कहती है कि कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 13 के तहत ये लिखा गया है कि एक ओरिजिनल सॉन्ग बनाने के लिए एक ओरिजिनल स्किल का होना बहुत ही जरूरी है, वरना यह जुर्म माना जाएगा। तो दीपक जज साहब से कहता है कि इस एल्गोरिथम को बनाने में बहुत सारी स्किल्स और बहुत सारी मेहनत लगी है, लेकिन कसब उनसे कहती है कि केस जो है वह म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक के कॉपीराइट पर है। जिसके बाद दीपक कोर्ट में 4 तस्वीरें लाता है और उन चारों तस्वीरों में से एक छोटे छोटे पार्ट को उन सभी फोटोज में निकालकर एक नई तस्वीर बनाता है जो कि किसी इंसान की थी। तब वह जज साहब से पूछता है कि क्या उन्हें इस फोटो में इन चारों की शक्ल दिखती है या फिर इन चारों की तरह ये इंसान दिखता है। तो जज साहब उससे साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि उसे तो इनमें से कोई भी इंसान इसकी तरह नहीं लगता। और दीपक यही तो साबित करना चाहता था, वह उन्हें बताना चाहता था कि किसी भी छोटे से म्यूजिक को कॉपी कर देने से वह पूरा म्यूजिक नहीं बदल जाता। जिस पर कसब कहती है कि छोटा हो या फिर बड़ा हो, चोरी चोरी होती है, चोरी छोटी हो या फिर बड़ी हो, लेकिन चोरी करने वाला हमेशा चोर ही कहलाता है। कसब जज साहब को बताती है कि 2014 में एक क्रेजी 4 नाम की फिल्म आई थी। उसमें किसी संपत म्यूजिक डायरेक्टर ने एक धुन बनाई थी, लेकिन उसे किसी इंसान ने सिर्फ 6 सेकंड के लिए कॉपी किया था, लेकिन उसके ऊपर कॉपीराइट लगा था और उसे क्लेम भी करना पड़ा था। अब आगे हम देखते हैं कि उस फिल्म का डायरेक्टर और दीपक एक कार में थे।
यहाँ पर वह फिल्म का डायरेक्टर दीपक से कहता है कि उसकी फिल्म रिलीज होने ही वाली है, इसलिए उन्हें इस केस को जल्द से जल्द निपटाना होगा, वरना उसकी फिल्म निपट सकती है और उसे करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। यहाँ दूसरी तरफ अनवर सलीम और उसके कुछ पार्टनर्स बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर वह कहते हैं कि उस फिल्म डायरेक्टर की फिल्म रिलीज होने वाली है, इसलिए हम अगर उससे कुछ पैसे मांगेंगे तो वह हमें आसानी से पैसे दे सकता है और इस केस को रफा दफा कर सकते हैं। लेकिन अनवर सलीम कहता है कि अगर वह 1 करोड़ रुपए भी अगर उसे देगा ना, तब भी वह इस केस को बंद नहीं करने वाला। अब कुछ दिनों के बाद जज फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि भगवान के बाद सबसे ऊंचा दर्जा जिसका है तो वह है संगीत का, और एक ओरिजिनल संगीत बनाने वाले का दर्जा भी बहुत ऊंचा हो। भले ही विवादित गाना सुनने में अलग सा लगता हो, लेकिन ओरिजिनल संगीत एक ओरिजिनल ही होता है, इसलिए आलाप से बनाया गया जो संगीत है उसे ओरिजिनल तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये केस जो है वह अनवर सलीम जीतता है। अब आगे हम देखते हैं कि जोएल पिंटो दीपक के साथ बैठा हुआ था। यहाँ पर जोएल पिंटो दीपक को बताता है कि आलाप को बनाने में उसने 3 साल मेहनत की, तो दीपक उससे कहता है कि थोड़ी और मेहनत करो और इसे सही ढंग से प्रेजेंट करो ताकि लोग इसे कॉपीराइट मटेरियल ना कहें। अब आगे हम देखते हैं कि दीपक और कश्यप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वह बहुत सारा डांस करते हैं, जिसके बाद वह दोनों किस भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर कश्यप को पता नहीं क्या हो जाता है कि वह दीपक को छोड़कर वहां से चली जाती, और इसी के साथ हमारा 5th एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें।